फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 10 काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 10 सब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि खूनी रविवार क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें रूस की बुरी तरीके से पराजय हुई और इस पराजय से रूस का आर्थिक हालत खराब हो गया और रूस में क्रांति हो गई और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या हुआ कि 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें रूस की बुरी तरीके से पराजय हुई और इस पराजय से रूस का जो आर्थिक हालत था वो खराब हो गया और रूस में ही क्रांति होने लगा और जो रूस के लोग थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह ने रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटरबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे, लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि खूनी रविवार क्या है। तो 1905 में रूस और जापान में युद्ध होता है जिसमें रूस बुरी तरीके से पराजय होता है और जब रूस की हार होती है तो रूस की आर्थिक हालत खराब हो जाती है और रूस में ही क्रांति होने लगती है और जो रूस के लोग थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि 1905 ईस्वी में एक लोगों का समूह बनाते हैं और रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटरबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। जो जार था वहां के राजा था उनकी सेना क्या करती है कि उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देती है जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं और उस दिन रविवार था इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। जो औद्योगिकरण होता है इसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा नहीं होता है बल्कि वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है। औद्योगिकरण में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो मशीनों के द्वारा होता है और जब मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है तो वो बहुत ही बृहद पैमाने पर होता है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकरण में नए नए मशीनों का आविष्कार होता है और नए नए तकनीकों का भी विकास होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो मशीनों के द्वारा होता है और मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसे बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। और औद्योगिकरण में क्या होता है कि नए नए मशीनों का आविष्कार होता है और नए नए तकनीकों का भी विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाता है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वंशवाद कहते हैं। वंशवाद में क्या होता है कि अगर किसी
प्रतिनिधि का निधन हो जाता है या वो प्रतिनिधि इस्तीफा दे देता है तो जो सीट खाली रहता है तो उस सीट पर चुनाव के लिए क्या किया जाता है कि उसी प्रतिनिधि के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वंशवाद कहते हैं। इसी प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिखिएगा आप खादर मिट्टी और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा बांगर मिट्टी और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। और इसमें देख लीजिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही बांगर मिट्टी कहते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर, खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। जो खादर मिट्टी होता है इसका जो कण होता है वो महीन होता है और इसमें देख लीजिए बांगर मिट्टी के कण मोटे होते हैं। जो बांगर मिट्टी होता है इसका जो कण होता है वो मोटे मोटे होते हैं। आइए देखते हैं अब तीसरा अंतर, यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो खादर मिट्टी होता है ये नदी के समीप पाया जाता है और इसमें देख लीजिए यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो बांगर मिट्टी होता है ये नदी से कुछ दूरी पर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ये हो गया पहला अंतर। और दूसरा अंतर देख लीजिए, खादर मिट्टी के कण जो होते हैं वो महीन होते हैं और जो बांगर मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। और जो खादर मिट्टी होता है ये नदी के एकदम पास में ही पाया जाएगा और जो बांगर मिट्टी होता है ये नदी से कुछ दूरी पर पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर निगम नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार का कार्य करता है। नगर निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए नगर निगम का पहला कार्य नगर क्षेत्रों में नालियों, पेशाब खानों और शौचालयों आदि का निर्माण करता है। जो नगर निगम होता है ये नगर क्षेत्रों में नालियों का निर्माण करता है, पेशाब खानों का भी निर्माण करता है और शौचालयों का भी निर्माण करता है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। जो नगर निगम होता है ये कूड़ा करकट तथा गंदगी की भी सफाई करता है। तीसरा यहाँ पे कार्य देख लीजिए पीने की पानी का प्रबंधन करता है। तो जो नगर निगम होता है ये पीने के पानियों का भी प्रबंधन करता है। चौथा कार्य यहाँ पे देख लीजिए गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण का कार्य करता है। जो नगर निगम होता है ये गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई भी करता है और इसका निर्माण का भी कार्य करता है। नगर निगम का यहाँ पे 5वां कार्य देख लीजिए आग बुझाने का कार्य करता है। जो नगर निगम होता है ये आग बुझाने का भी कार्य करता है। 6 नंबर देख लीजिए इसका कार्य कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्रों की स्थापना और देखभाल का कार्य करता है। जो नगर निगम होता है ये कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना भी करता है और इसका देखभाल भी करता है। और 7वां कार्य देख लीजिए जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी करता है। जो नगर निगम होता है वो जन्म और मृत्यु दोनों का ही पंजीकरण करता है। तो यहाँ पे नगर निगम के प्रमुख कार्य हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कार्य होता है ये नगर क्षेत्रों में नालियों, पेशाब खानों और शौचालयों का निर्माण करता है। और दूसरा कार्य इसका होता है कि कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। तीसरा इसका कार्य होता है कि पीने के पानी का प्रबंधन करता है। चौथा इसका कार्य होता है गलियों, पुलों एवं उद्यानों का सफाई भी करता है और इसका निर्माण का भी कार्य करता है।
और इसका पांचवा कार्य है आग बुझाने का कार्य करता है। अगर किसी मकान में या किसी फैक्ट्री में आग लगे तो आग कौन बुझाएगा, तो नगर निगम वाले ही बुझाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे छठा कार्य काफी महत्वपूर्ण है इसका कि कल्याण केंद्र जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना भी करता है और इसका देखभाल भी करता है। और सातवां कार्य जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी करता है। तो ये था नगर निगम का मुख्य कार्य। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर आपको लिख देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिखिएगा आप लोग भूकंप और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा सुनामी और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और इसमें देख लीजिए भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिए कि भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है और इसमें देख लीजिए सुनामी का संबंध जल भाग से होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देख लीजिए भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है और सुनामी का प्रभाव हमेशा किनारों पर पड़ता है। तो ये था अंतर भूकंप और सुनामी में 3। तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर भूकंपीय कंपन का यहाँ पे केंद्र अगर स्थल भाग पर होगा तो उसे हम भूकंप कहते हैं और भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होगा तो उसे हम सुनामी कहते हैं। जो भूकंप आता है वो हमेशा स्थल भाग पर आता है और जब सुनामी आता है तो ये हमेशा समुद्र में आता है। जो भूकंप होता है इसका प्रभाव कहीं पे भी पड़ सकता है, किसी भी भाग पे भूकंप आ सकता है, लेकिन सुनामी जो होता है वो हमेशा समुद्र में आता है और हमेशा किनारों को ही प्रभावित करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिख देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, इसे भी आपको याद रखना है। तीसरा यहाँ पे देखिए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अन्नादुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना था भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो पहला था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहां था, तो नई दिल्ली में था। दूसरा यहां पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पे है, तो ये कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है। अन्नादुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां है, तो ये चेन्नई में है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बताना है कि क्या होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है, इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें मुख्यतः कृषि आता है और इसके साथ साथ पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है और ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। आइए अब समझते हैं कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें क्या होता है कि खनिजों को निकाला जाता
जाता है और उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, तृतीय क्षेत्र भी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है और इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है और उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला देख लीजिए, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो ये हो गया पहला विशेषता। आइए देखते हैं अब दूसरा विशेषता कि भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। ये हो गया दूसरा विशेषता। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। ये हो गया यहाँ पे तीसरा विशेषता। चौथा विशेषता देख लीजिए, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया चौथा विशेषता। पांचवा विशेषता देख लीजिए, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। तो ये था 5 यहाँ पे प्रमुख विशेषता। एक बार फिर से समझ लीजिए, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है और भारत में लगभग 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो ये हो गया पहला विशेषता। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन किससे प्राप्त होता है, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। और तीसरा देख लीजिए, यहाँ के उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। और चौथा देख लीजिए, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। देश के 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। पांचवा देख लीजिए, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर बढ़ाया गया कर अनुचित फैसला है। यहाँ पे देखिए, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर और जो नमक कानून बना था उसका उल्लंघन करना था। और साथ में यह भी सरकार को बताना था कि जो आप नमक पर अधिक कर यानी टैक्स बढ़ा दिए हैं वो आपका अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का भी संकेत देना था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम आपको 10 काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न की प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको नोटबुक उठाना है और फटाफट इसका आंसर आपको हमें लिखना है। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। आपको लिखना है अपने नोटबुक पे और उसे फोटो खींचना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप है और इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, एकदम फटाक से यहाँ पे आपको क्या करना है लिख के भेज देना है। हम यहाँ
पे आपका टेस्ट लेंगे कि आपका ये जो हम यहाँ पे प्रश्न दिए उसका जवाब आपको याद है कि नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका यहाँ पे आता है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना अच्छा राइटिंग हो प्लीज आप लोग उतने ही अच्छे राइटिंग में यहाँ पे लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।